Hello and welcome back to your history chapter, Three Orders. Hope that you have seen the previous lectures and you have understood what has been spoken about and what has been explained by now. Today, in this lecture, I will be talking about the new agricultural technology that was being followed in the 11th century, and I will also be talking to you about the rise of the fourth order. इतने दिन से हम लोग थ्री ऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे what reasons helped to develop or introduce the fourth order will be taught today in this lecture. Talking about the new agricultural technology. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि खेत जोतने के लिए जो फार्मर्स थे वो हल यूज़ करते थे. यू नो व्हाट इज़ हल? बैल चल रही है पीछे से एक, जिसमें एक ब्लेड होता है. So that would require more strength, and it wouldn't go deeper into the soil, and the soil could not be tilled as it was supposed to be. So बहुत उसको खोदने के लिए मैन पावर यूज़ करना पड़ता था. आदमियों को खुद खेत को जोतना पड़ता था. That was more tedious and a lot of labor was required. But as time changed in the 11th century, these wooden plows were changed by cultivators into mold boards or iron tipped plows. जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स के पीछे जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो ढेर सारे होते हैं. मीन्स दे आर मैनी ब्लेड इंस्टेड ऑफ द जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल हल की जगह जो वो यूज़ करते हैं ट्रैक्टर्स के पीछे खेत जोतने के लिए, उसमें काफ़ी सारे हुक्स होते हैं जो मिट्टी को अंदर तक खोदते हैं और नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं. एंड इट इज़ लॉट ऑफ लूज सॉइल कम्स अप. सो दैट वाज द discovery, or that was the main thing, main evolution that took place in the 11th century in the field of agriculture, which made it easier for the farmers. Animals की हेल्प से भी जो फील्ड्स को प्लॉ करते थे, तो पहले क्या होता था, एनिमल्स के गले में पट्टा बांधा जाता था. तो जब वो खेत जोतते थे तो गर्दन से ताकत लगानी पड़ती थी, विच वॉज पेनफुल for the animal also, and the animal would apply more strength. But now instead of the neck, there came in being shoulder harness, जो उनके डायरेक्ट गर्दन पे नहीं होता था. इट वुड बी, जैसे आपने देखा है कि गाय बैल जो होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है और लकड़ी के टुकड़े पर उनकी हार्नेस होती है. सो दोज harnesses were introduced, and even for the animals it was a relief, right? So डायरेक्ट उनके गर्दन पे ना होके उनके शोल्डर्स पे रहता था. सो वो ज़्यादा ताकत लगा सकते थे और दर्द भी उनको कम होता था. Now all these different technologies of agriculture or for farming brought lot of changes in the agricultural field. Last lecture में मैंने आपको फिर बताया था कि the field was divided into two, rotation cropping के लिए, कि एक साल एक पार्ट को जोता जाता था या एक पार्ट में फार्मिंग होती थी, क्रॉप्स उगाए जाते थे, और दूसरा ज़मीन का दूसरा हिस्सा छोड़ दिया जाता था. बट नाउ दे स्टार्टेड रोटेशन क्रॉपिंग, बट एट द सेम टाइम दे डिवाइडेड द फील्ड इन 3 parts. सो इन अ ईयर दे वुड यूज 2 parts एंड लीव आउट 1 part. तो एक ऑटम सीजन में वो लोग बीट उगाते थे, स्प्रिंग सीजन में बीन्स और
पीस, मटर और सेम या बीन्स, कोई कोई बोड़ा भी बोलता है या फिर फ्रेंच बीन्स भी बोला जाता है. सो दे यूज टू grow crops like that in the summer, in the autumn season and in the spring season. जो हिस्सा, जो थर्ड हिस्सा जो छोड़ दिया जाता था, that was fallow, was used in the next season and they would leave the other part. So like this, all the three parts or all the three parts of the land was being used, the soil was being used and the soil became more कल्टिवेबल, राइट. क्योंकि नीचे से मिट्टी जब ऊपर आती है तो, और मिट्टी के नीचे तक हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो जब मिट्टी लूज़ होने लगती है तो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है. सो इन दैट सेंस द फार्मर स्टार्टेड गेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन द सेंस कि नाउ इन 1 year they could produce 2 varieties or 3 to 4 varieties of crops according to the season. And availability of food was not only there to sell but also for the poor people to eat. जो वो उगाते थे, जितना हिस्सा बेचने का था, अब जैसे बीन्स हैं या पीस हैं, मटर, तो वो जब जितना उनको बेचना था उसको बेच के कुछ तो खुद भी यूज़ करते थे खाने के लिए. सो दे वर गेटिंग हाई प्रोटीन डाइट ऑल्सो टू ईट, सो इट वॉज गुड फॉर देम ऑल्सो. दूसरे हाथ पे जो सेलर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनके पास भी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आ रहा है, तो उनके पास बेचने के लिए भी बहुत सारा सामान है और वेराइटी है. तीसरा, एनिमल्स को फॉडर भी अच्छा मिल रहा था, राइट. So it was a boon, or it was an advantage for all the 3 categories of people. The landlords were earning, the farmers were also earning, animals were also in a better position, and the families of the farmers were also now getting better health. But the one thing that was there कि जो farmer, जो men of the family थे, because they were doing the hard work in the fields, so they would eat more, so their health was becoming better and their lifespan was becoming longer. मतलब जितने साल वो जिंदा रहेंगे वो women के comparatively ज़्यादा था. Women would die early because maybe they were not eating the same food or the same amount of food. They were eating the same food but not the same amount. Men ate more than women because men put in lot of labor. Also जो holdings थे which was smaller, यानी कि जो ज़मीन थी, जो छोटी ज़मीन थी, अब उसको छोटी ज़मीन पे the amount of labor needed was reduced and it gave the peasants also lot of other time for other activities also. यानी कि ज़मीन छोटी है, उसी छोटी ज़मीन को 3 भागों में बांट दिया गया है, 2 पे ऑलरेडी खेती हो रही है. So the farmer had more time to, he had money in his hand also and he had time to do other activities also. So फार्मिंग के साथ साथ वो दूसरे कामों पे भी ध्यान देने लगे. जो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट वर कमिंग in terms, they costed a lot of money also. So some peasants who did not have enough money could not set up, जैसे water mills, wind mills, ये भी इन प्रोसेस आने लगे. तो जो पुअर फार्मर्स होते थे वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो दे वुड लुक अप टू द लैंडलॉर्ड्स. तो लैंडलॉर्ड्स ने ये जिम्मा उठाया कि वो अपने तमाम ज़मीन पर जो जिस पे खेती होती है उस पर वाटर मिल्स और विंड मिल्स लगाएंगे ताकि खेतों में पानी आसानी से आ सके. And the farmers who were good enough could do it on their own. So it was a process. These technological changes in the longer run brought
other changes with it, in the sense that now the transactions started taking place in terms of money. यानी कि लोग पहले क्या करते थे, जैसे कि एक फार्मर है तो वो अपने मालिक पे, अपने ज़मींदार की ज़मीन पे काम करता था, उसके बदले में उसको पैसा नहीं दिया जाता था, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। उसके बदले में उसको खाने को दे दिया या फिर उससे कुछ और काम करवा लिया, they would get in kind, but now everything was done in money. So farmers started demanding money कि हम इतना काम करेंगे तो हमको उसके बदले में पैसा चाहिए, ताकि हम उस पैसे से वो अपनी मर्ज़ी का काम कर सकें, जो उनको खाना है खाएंगे, बाकी जो पैसा वो बाकी चीज़ों में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। Again, lords found it also, the landlords or the zamindars also found it more convenient to use cash than to give things to the farmers. Again, this also led to the rise of the traders, क्योंकि सब अपना माल जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो मार्केट में जाके बेच रहे थे, तो उसमें ज़मींदार भी बेच रहा था, उसमें जो फार्मर है वो भी बेच रहा था, तो और जो ख़रीदार है वो ख़रीद के वो कहीं और बेच रहा है। सो इट वॉज प्रॉफिटेबल टू ऑल द पीपल, द वन हु इज़ प्रोड्यूसिंग and the one who is selling and the one who is buying also, right? Now because of this, what happened that there was expansion in the agricultural land. जब Roman Empire came to an end, so it is said that कि जो जिन जगहों पर Roman Empire जिन इतना फैला हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी सारा लैंड था जो बिल्कुल बंजर ज़मीन या फिर खाली ज़मीन जैसे वेस्ट लैंड पड़ा हुआ था। सो बिकॉज जब ये इंक्रीज़ होने लगा पूरा एग्रीकल्चरल लैंड, तो जो लैंड वेस्ट लैंड पड़ा हुआ था, दैट ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज कल्टिवेबल लैंड वेयर पीपल कुड ग्रो क्रॉप्स। ओके, सो this led to increase in population, increase in towns and increase in trade. जब जो ज़मीन जिन एरियाज़ में लोग नहीं रहते थे, अब वहाँ जब पॉपुलेशन बढ़ी तो वो विलेजेस डेवलप होने लगे। जब विलेजेस डेवलप होने लगे तो वहाँ पे फेयर्स, मेला लगना शुरू हुआ। जब मेला लगता था तो वो एक बहुत अच्छा मार्केट सेंटर बन जाता था, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों से आके अपना सामान बेचते थे। तो दे वुड नॉट ओनली सेल क्रॉप्स बट द विमेन ऑफ द हाउस जो उन्होंने सिलाई कढ़ाई करके चीज़ें छोटी छोटी बनाई हैं वो बेच सकती थी। तो इट वॉज़ अ प्लेस ऑफ meeting lot of people, lot of future trades developed, lot of small cottage industries started developing, and it was a place where merchants came, where a town square was there, a church was there, shops were there, homes were there. So on the whole it was a all round development that was taking place. जो सर्व्स थे यानी कि जो स्लेव्स थे, जो बंधुआ मजदूर जो थे, उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जब टाउन्स डेवलप होने लगे तो ये जो स्लेव्स थे ये लोग अपने मालिक को छोड़ के भाग जाते थे और टाउन्स में चले जाते थे। नाउ इट वाज अ रूल ओवर देयर कि अगर सपोजिंग कोई स्लेव अपना मालिक को छोड़ के भाग गया है, तो अगर एक साल और एक दिन तक बिना पकड़े रह सकता है, मीन्स nobody has caught him, his master is not able to catch him, and he has been away from his master for 1 year and a day, then he would be considered as a free man. Okay, because for a year and a day he has not worked under any master, under bonded laborship,
right? So he was considered as a free person. So these slaves or these bonded laborers would run away and join the towns, and they would travel from town to town in search of work. काम की कमी नहीं थी, तो कुछ भी खा पी के छुपते छुपाते वो लोग साल भर निकाल देते थे, और एक साल एक दिन के बाद वो फ्री हो जाते थे। फिर उस मास्टर का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता था, राइट। Also we see that shopkeepers, merchants, bankers, lawyers, they were a different set of people that started evolving, right? पहले हम सिर्फ फार्मर्स के बारे में जानते हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी के बारे में जानते हैं, पर अब जो है वो ये नए लोग आ रहे हैं सोसाइटी में। टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं। So these are the people who formed the fourth order in the society. Okay, and these were people who also they were businessmen or involved in some sort of business. So these people tried to form guilds. Guild होता है small groups, business groups, जैसे आज की तारीख में यूनियंस होते हैं फैक्ट्री वर्कर्स के या इंडस्ट्रीज़ में, वैसे उस ज़माने में गिल्ड्स होते थे, जहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं वो अपने बनाएंगे, लॉयर्स जो बिजनेसमैन हैं, डिफरेंट बिजनेस के लोग अपना अपना ग्रुप बनाएंगे जिसमें हेड्स होते थे। Now these were groups of merchants, okay, so they were also in a financially good position. So these would come and meet, और सिटी में एक बड़ा गिल्ड हॉल भी बनाया गया जहाँ पे ये जितने मालिक लोग थे या मर्चेंट्स थे या बिग बिजनेसमैन थे वो आके मिलते थे। उस गिल्ड हॉल में फंक्शंस भी होते थे और सब सोसाइटी के सब अच्छे हाई फाई लोग आके वहाँ पे मिलते थे। सो दीज आर पीपल ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। रिमेंबर, ये लोग जो हैं वो ना नोबिलिटी को बिलोंग करते हैं, ना क्लर्जी को बिलोंग करते हैं, और ना ही फार्मर्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि दे डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द थ्री ऑर्डर्स। दे हैव फॉर्म्ड देयर ओन ऑर्डर दैट इज कॉल्ड द फोर्थ ऑर्डर, राइट। एंड गार्ड सोल्जर्स होते थे, गार्ड्स होते थे जो ये गिल्ड हॉल्स को बाहर से उनकी चौकीदारी करते थे, उनके म्यूजिशियंस अपने होते थे। सो दे वर नो लेस दैन द नोबिलिटी। दे हैड देयर ओन सोसाइटी, देयर ओन customs, and their own people to watch them, their own security, their own musicians, their own ways of entertainment, and their own group in which they were very very comfortable. पुराने ज़माने में यानी कि बिफोर द 11th century, वेयर द क्राफ्ट्समैन एंड ऑल, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर कि वो मैनर से मैनर घूमते थे, यानी कि एक एस्टेट से दूसरे एस्टेट घूमते थे अपने काम की तलाश में या अपना हुनर दिखाने के लिए। तो अब उनको घूमना नहीं पड़ता था क्योंकि दे कुड स्टे इन वन प्लेस एंड दे वुड बी well known in their craft and people would come to them, right? अब उनको घूमने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लोग उनके पास आते थे काम लेके, and then they would go to families on functions and these guild halls to perform. So it was a development that took place. It created the fourth order, which in turn was a threat to the nobility, right? क्योंकि nobility अपने आप को बहुत rich और बहुत दूसरी ही दुनिया में रहने वाले समझते थे, जिनके पास फार्मर्स और गरीबों को देखने के लिए समय नहीं था। लेकिन ये ग्रुप जो था, फोर्थ ग्रुप, उनको उनके अटेंशन की ज़रूरत भी नहीं थी। सो एंड दे वर ऑल्सो रिच, एंड स्लोली as their number was increasing, they became powerful also. So they became a threat to the second order, that is the nobility, right? So we will stop over here.
and hopefully you will read in the book what is being taught to you. If you read along after the lecture what is being taught to you, it will be easy for you to understand. और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो please feel free to ask. Till then, take care, enjoy the week, and see you soon. Bye bye.